नमस्कार दोस्तों। आज मैं सिंधु नदी के किनारे अपनी नाव में सफ़र कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ थी। यह नदी सभ्यता के शहरों को जोड़ने और उन्हें दूर दूर तक व्यापार करने में मदद करती थी। आज हम इसी व्यापार के बारे में जानेंगे, जिसने सिंधु घाटी के लोगों को विश्व के अन्य हिस्सों से जोड़ा और उनकी सभ्यता को समृद्ध किया। सिंधु घाटी के लोग न केवल अपने आसपास बल्कि बहुत दूर दराज की जगहों से भी व्यापार करते थे। मैं इस नदी की शांति में सोचता हूँ कि कभी ये गलियाँ कितनी व्यस्त होती होंगी, जहाँ व्यापारी मिट्टी के बर्तन, मनके, कपड़े और कीमती पत्थर लेकर आते जाते होंगे। यह व्यापार नेटवर्क सिंधु नदी के मैदानों से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस व्यापार के केंद्र थे और इन्हीं शहरों के जरिए सभ्यता बाहरी दुनिया से जुड़ी थी। इस व्यापार की सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह कितना उन्नत और विस्तृत था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग न केवल रोज़मर्रा की चीज़ों का व्यापार करते थे, बल्कि बहुमूल्य वस्तुओं जैसे धातु, हाथी दांत और अर्धकीमती पत्थरों का भी लेन देन करते थे। ये सामान इतने दूर से आते थे, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान का पठार और यहाँ तक कि दक्षिण भारत से भी। ये दिखाता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने कुशल व्यापारी थे और उनका व्यापार कितना फैला हुआ था। सोचता हूँ कि उन दिनों ये सामान कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते होंगे। नदी तो थी ही, लेकिन इसके अलावा स्थल मार्ग भी थे जो उन्हें अन्य प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ते थे। खुदाई में मिले मोहरे, माप और तौल के उपकरण इस बात का प्रमाण है कि उस समय व्यापार एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया थी। व्यापारी माप और तौल के तय मानकों का पालन करते थे ताकि व्यापार में निष्पक्षता बनी रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का एक और पहलू था विचारों और तकनीकों का आदान प्रदान। जब मैं सोचता हूँ कि अलग अलग सभ्यताओं के लोग आपस में कैसे मिलते जुलते होंगे, तो यह स्पष्ट होता है कि व्यापार सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म और कला का भी लेन देन था। यह एक दो तरफा रास्ता था, जिसमें न केवल सामान बल्कि संस्कृति और नवाचार भी आते जाते थे। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर भी थे। उनके बनाए कपड़े, मिट्टी के बर्तन और मोहरे बहुत प्रसिद्ध थे। इनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि दूर दूर तक इनकी मांग थी। उनके बनाए मनके और आभूषण तो मेसोपोटामिया से लेकर अरब तक मिलते हैं, जो उनके व्यापार की व्यापकता को दर्शाते हैं। यह व्यापार सिर्फ सामान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके जरिए कई सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। जैसे मैं इस नदी में तैरते हुए सोच रहा हूँ कि सिंधु घाटी के लोग दूसरी जगहों से क्या सीखते होंगे। वे सिर्फ चीज़ें ही नहीं, बल्कि कला, धर्म और तकनीकी ज्ञान भी साझा करते होंगे। इस व्यापारिक व्यवस्था को और भी सुगम बनाने के लिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को बेहद व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। इन शहरों में विशाल गोदाम और भंडारण स्थल थे, जो बताते हैं कि व्यापार कितना सुव्यवस्थित था। यह एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था थी, जिससे सुनिश्चित होता था कि सभी को आवश्यक संसाधन आसानी से मिल सके। एक बात जो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है, वह है उनका माप और तौल का मानकीकृत सिस्टम। इस प्रणाली ने व्यापार को आसान और भरोसेमंद बनाया। व्यापारी एक निश्चित मापदंड के अनुसार ही सामान का लेन देन करते थे, जिससे व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक खुली और संवादशील सभ्यता थी। उनकी व्यापारिक गतिविधियों ने उन्हें मेसोपोटामिया, ईरान और अरब जैसे क्षेत्रों से जोड़ा। खुदाई में मिले सामान जैसे मोहरे, मनके और बर्तन इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग अन्य सभ्यताओं से गहराई से जुड़े थे। सिंधु घाटी के लोग मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से नई तकनीक और कलाएं सीखते होंगे और यह आदान प्रदान उनके जीवन को और बेहतर बनाता होगा। तो दोस्तों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य को समझा। यह व्यापारिक व्यवस्था न केवल शहरों को समृद्ध करती थी, बल्कि उन्हें दुनिया से भी जोड़ती थी। अगले एपिसोड में हम मेसोपोटामिया के साथ हुए व्यापार पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे व्यापार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।